सन 300 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान राजनैतिक तौर पर ईरान के यानी फारस के सासानियों के प्रभाव में था, लेकिन मध्य एशिया के सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के जरिए बौद्ध संप्रदाय चारों तरफ तेजी से फैल रहा था। आज आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अब से 2000 साल पहले अफगानिस्तान बौद्ध संस्कृति का गढ़ हुआ करता था। इसके पूर्वी भाग में वैदिक संस्कृति का भी कुछ असर था। तो कहने के लिए तो इस समय अफगानिस्तान सासानियों के प्रभाव मंडल में आता जरूर था, लेकिन वो सांस्कृतिक तौर पर बौद्ध और वैदिक संप्रदायों के मार्फत भारत के ज्यादा करीब था। लगभग इसी दौरान सन 335 ईस्वी के आसपास मध्य एशिया के हूणों की एक शाखा ने आकर बल्ख का क्षेत्र कुषाणों से छीन लिया। ये थे किदार हूण। इनको अंग्रेजी में रेड हूण भी कहा जाता है, यानी लाल हूण। फिर किदारों ने धीरे धीरे आगे बढ़कर 360 ईस्वी आते आते काबुल घाटी पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन उनके पीछे पीछे हूणों की एक दूसरी शाखा अलखान हूण आ धमकी। अलखानों के मुखिए को लेकर अभी कुछ मतभेद हैं। ऐसा लगता है कि अलखान हूणों के एक साथ कई मुखिए हुआ करते थे। इनमें अलखानों का सबसे पहला महत्वपूर्ण मुखिया था खिंगिल प्रथम। खिंगिल के साथ या उसके बाद मेयम नाम के एक और अलखान नेता का नाम आता है। इन अलखान हूणों ने सन 370 के आसपास बल्ख पर अधिकार कर लिया और फिर सन 388 तक काबुल घाटी भी किदारों से छीन ली। तो अब बेचारे किदार गंधार तक ही सीमित रह गए। फिर उन्होंने आगे चलकर सन 410 तक पंजाब और कश्मीर में बचे खुचे कुषाणों का भी अंत कर दिया। अब किदारों की सीमा भारतवर्ष के गुप्त साम्राज्य से जा लगी, तो देर सवेर इन किदारों का गुप्त सम्राटों से युद्ध तय था। ये वही हूण थे जिन्होंने सन 455 ईस्वी के आसपास गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के शासनकाल में पंजाब पर आक्रमण किया था। तो इन किदार हूणों का कुमार गुप्त के पुत्र स्कंद गुप्त से भयंकर युद्ध हुआ। स्कंद गुप्त ने एक बार तो किदार हूणों को जबरदस्त मात दे दी। इससे किदार बहुत कमजोर पड़ गए। सन 455 ईस्वी में कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद स्कंद गुप्त अगले गुप्त सम्राट बने। दूसरी तरफ अब किदार हूणों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही थी। एक तरफ स्कंद गुप्त ने उन्हें रोके रखा, तो दूसरी तरफ सासानी सम्राट फिरोज प्रथम ने किदारों के दुश्मन अलखान हूणों के मुखिया मेयम से हाथ मिला लिया और सन 466 में किदारों का गंधार से सफाया कर दिया। बचे खुचे किदार हूण कश्मीर में राज करते रहे। करीब इसी समय सन 467 में स्कंदगुप्त की भी मृत्यु हो गई और अगले गुप्त सम्राट बने स्कंदगुप्त के सौतेले भाई पुरुगुप्त, जो कि काफी कमजोर शासक साबित हुए। तभी हूणों की एक तीसरी शाखा उत्तरी अफगानिस्तान में प्रकट हुई। इनको अंग्रेजी में हेफ्थलाइट कहते हैं। इनको अंग्रेजी में व्हाइट हूण भी कहा जाता है, यानी सफेद हूण। यह बात तो निश्चित है कि इन हेफ्थलाइट्स के साथ अब्दाल शब्द का हमेशा इस्तेमाल होता था, जिससे अंग्रेजी नाम हेफ्थलाइट पड़ा। इससे कई इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि इन्हीं हेफ्थलाइट लोगों में से अब्दाली जाति निकली होगी। और ये तथ्य तो सभी जानते हैं कि इसी अब्दाली जाति को अहमद शाह अब्दाली के शासन शुरू होने के बाद दुर्रानी कहा जाने लगा, जिसका एक भावार्थ होता है तुर्रानी। इसके अलावा खलज यानी खिलजी या गिलजई और पश्तून यानी सीधे शब्दों में पठान इन्हीं हेफ्थलाइट लोगों में से निकले होंगे, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इन हेफ्थलाइट्स को हिंदी में हम अब्दाल कहेंगे। तो अब्दाल हूणों ने सासानियों से दक्षिणी तुर्किस्तान, खुरासान और अफगानिस्तान के कई इलाके छीन लिए। केवल इतना ही नहीं, सन 484 में इन अब्दालों ने बल्ख क्षेत्र में सासानी सम्राट फिरोज प्रथम के प्राण ले लिए। इतने में ही दक्षिणी अफगानिस्तान में हूणों की एक चौथी शाखा ने भी सर उठाया, नेजक हूण। नेजक हूणों ने सासानियों की कमजोर पड़ती ताकत का पूरा फायदा उठाया और अपने आप को जाबुलिस्तान में स्थापित किया। यहां हम आपकी एक भ्रांति दूर कर देते हैं। यूरोप में रोमन साम्राज्य में जिन हूणों ने तबाही मचाई थी, उनका और इन हूणों का शायद कोई बहुत दूर का नाता रहा हो, लेकिन अभी तक इतिहासकार इनके आपसी संबंध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। वैसे भी उन्हें हूण नहीं, हन कहते थे, जिससे शायद हंगरी शब्द की उत्पत्ति हुई। सन 395 में रोमन साम्राज्य के हमेशा के लिए दो हिस्से हो गए। इनमें से पूर्वी रोमन साम्राज्य को हम बैजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं
उधर हन जाति के मुखिया अटीला ने सन 441 ईस्वी में बैजेंटाइन साम्राज्य में तबाही मचा दी। 10 साल के अंदर सन 451 तक अटीला पश्चिमी रोमन साम्राज्य में तबाही मचाने लगा, लेकिन उसी साल रोमन सेना के हाथों उसकी हार हुई और 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। सन 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। अब वापस अफगानिस्तान पर आ जाते हैं। यहां हम हंस की नहीं, हूणों की बात कर रहे हैं। सन 500 ईस्वी के आसपास अलखानों पर अब्दालों का दबाव बढ़ने लगा और अलखान हूण गंधार से आगे बढ़कर पंजाब और सिंध के मैदानों पर छा गए। उन्होंने अपने नेता तोरमान की अध्यक्षता में तक्षशिला को नेस्तोनाबूद कर दिया। अलखान हूणों ने बौद्धों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर डाला। तोरमान ने आगे बढ़कर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। उसके सोने के सिक्के और शिलालेख बताते हैं कि उसकी उत्तरी और मध्य भारत पर मजबूत पकड़ रही होगी। फिर नेजक हूणों ने जाबुलिस्तान से आगे बढ़कर अब्दालों को पीछे हटाकर काबुल घाटी पर अधिकार कर लिया। भारत में सन 510 और 515 के बीच अलखान हूणों का भारतीय राजाओं से पहला बड़ा संघर्ष हुआ। इसमें बचे खुचे गुप्त साम्राज्य के सम्राट नरसिंह गुप्त बलादित्य और मालवा के औलिकार राजा प्रकाश धर्मा के हाथों तोरमान की घोर पराजय हुई और उसके तकरीबन 12 साल बाद तोरमान के बेटे मेहरकुल ने फिर से मध्य भारत पर हमले किए और इस बार उसे मालवा के औलिकार राजा यशोधर्मा ने ऐसी भयानक पराजय दिखाई कि अलखान हूणों का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। सन 540 आते आते अलखान हूण सतलज के पार तक ही सिमट कर रह गए। मेहरकुल के बाद पंजाब में एक टांक राज्य या टंक राज्य का उदय हुआ। अधिकांश इतिहासकार इसे गुर्जर समाज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये एक स्थापित तथ्य है कि सन 560 ईस्वी के बाद कान्यकुब्ज के मौखरी राजाओं का और कुरुक्षेत्र के पास स्थानेश्वर के पुष्यभूति यानी हर्षवर्धन के पूर्वजों और हूणों का लगातार संग्राम चलता रहता था। तो इस टांक या टंक राज्य के हूण होने की भी प्रबल संभावना है। अफगानिस्तान में अब्दाल, नेजक हूण और अलखान हूण आपस में इतने घुल मिल गए कि उनकी अलग पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया। तभी सन 550 के दशक में पश्चिमी चीन के अल्ताई पर्वतों में तुर्कों का उदय हुआ। इस पहली तुर्क खानात को कहते हैं गोक तुर्क। इन गोक तुर्कों ने 3 साल में ही मंगोलिया से कैस्पियन सागर तक का इलाका दबा लिया, तो उत्तर से अब्दालों पर गोक तुर्कों का दबाव बढ़ने लगा। इसका फायदा उठाकर सासानी सम्राट खुसरो प्रथम ने गोक तुर्कों से हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर सन 566 ईस्वी तक अब्दालों को निर्णायक रूप से हरा दिया। इस विजय के बाद सासानियों और गोक तुर्कों ने अमू दरिया नदी को अपनी सीमा बनाया। इस बड़ी हार के बाद अब्दालों ने अफगानिस्तान में कुछ राज्य बनाए, जैसे बामियान, उद्यान वगैरह। इनके अलावा अब्दालों के और भी कई छोटे छोटे राज्य थे। गजनी और जाबुल के आसपास का इलाका जागुड़ यानी कैकानान और काबुल घाटी और पंजशीर का इलाका यानी कपीसा, ये 2 राज्य अलखानों और नेजक हूणों के बसाए हुए थे। बामियान के विशाल बुद्ध इन्हीं अब्दालों ने बनाए थे। इनमें से छोटे बुद्ध का निर्माण सन 570 ईस्वी के आसपास हुआ था और बड़े बुद्ध का निर्माण उससे करीब 60-70 साल बाद। सन 570 के आसपास जब सासानी पश्चिम में बैजेंटाइन साम्राज्य से उलझे हुए थे, तो तुर्कों ने सासानियों पर युद्ध छेड़ दिया। ऐसा मालूम होता है कि तुर्क सिंधु नदी तक हमला करते हुए पहुंच गए थे और इन सारे हूण राज्यों को उन्होंने अपने बस में कर लिया। सन 580 के दशक में इन हूण राज्यों ने तुर्कों की जगह फिर से सासानियों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन तुर्कों ने बागा खान के नेतृत्व में सासानियों पर और पूर्व में अब्दालों पर आक्रमण कर दिया। इससे पहला फारसी तुर्की संग्राम छिड़ गया, जिसमें सासानियों ने तुर्की खान बागा को मारकर इस पहली गोक तुर्क खानात को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद सासानी शाह खुसरो द्वितीय ने फिर से बैजेंटाइन साम्राज्य से एक संग्राम छेड़ दिया, जो इन दोनों का आपस में अंतिम महासंग्राम साबित हुआ। इसका फायदा उठाकर सन 606 में तुर्कों ने फिर से सासानियों पर आक्रमण किया और उन्होंने इस दूसरे फारसी तुर्की संग्राम में भी बुरी तरह से पराजय पाई। उधर सासानियों ने रोमन सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए। उनसे कुछ समय के लिए मिस्र, फिलिस्तीन वगैरह तो छीन ही लिए,
बल्कि उनकी राजधानी कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को भी जा घेरा। ऐसी विषम परिस्थिति में बैजेंटाइन साम्राज्य ने तुर्कों से हाथ मिला लिया और उन्होंने मिलकर तीसरा फारसी तुर्की संग्राम छेड़ दिया। तुर्कों की एक शाखा तोखार याबगू ने बल्ख पर अधिकार कर लिया और इस तोखार याबगू ने अफगानिस्तान के हूण राज्यों का दमन किया और वो सिंधु नदी तक जा पहुंचे। पश्चिमी मोर्चे पर तुर्कों ने मध्य ईरान तक हमले किए। उधर बीच ईरान पर तुर्कों के हमले होते देख सासानी सम्राट खुसरो द्वितीय ने बैजेंटाइन साम्राज्य से युद्ध खत्म कर दिया। लेकिन इसी साल सन 628 में खुसरो द्वितीय की मृत्यु हो गई और तीसरे फारसी तुर्की संग्राम में सासानियों की पराजय हो गई। मगर इस लंबे महासंग्राम ने सासानी साम्राज्य और बैजेंटाइन साम्राज्य दोनों को ही अधमरा करके रख दिया, जिसका फायदा एक तीसरी ताकत को हुआ जो अभी अभी ताजा ताजा अरबिस्तान में उभर कर आई थी, और वो जलजला था इस्लाम।